अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 और आज हमने एक और नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। उन टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड में आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है इवेपोरेशन। हम इवेपोरेशन में स्टडी करेंगे उसकी डेफिनेशन के बारे में कि इवेपोरेशन होती क्या है। फिर हम उसको जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम स्टडी करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। देन हम स्टडी करेंगे कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कब इवेपोरेट होते हैं और उनका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है जब हम इवेपोरेशन को स्टडी करते हैं। और इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन एंड पे हम फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि इवेपोरेशन के फिनोमिना को इफ़ेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि लिक्विड स्टेट क्या है। लिक्विड स्टेट वो स्टेट है मैटर की जिसमें जो लिक्विड होता है वो डेफिनेट वॉल्यूम तो रखता है लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आ लिक्विड अटेन्स शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पुट। तो जो लिक्विड होता है वो किसी भी उस कंटेनर की शेप को इख्तियार कर लेता है जिसमें उसको रखा जाता है, क्योंकि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं है। वो जिस भी आप चीज़ में रखेंगे वो उसकी शेप इख्तियार कर लेगा। अ फ्यू टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स आर डिस्कस्ड हेयर। यहाँ पे कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जाएंगी लिक्विड की, और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है वो है इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू ए गैस फेज इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हम गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में कन्वर्जन हो रही है, लिक्विड से गैसियस फेज़ में कन्वर्जन हो रही है, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। इट इज़ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। और ये जो कंडेंसेशन का फिनोमिना है ये रिवर्स होता है इवेपोरेशन के फिनोमिना से। ये इवेपोरेशन कैसे रिवर्स है कंडेंसेशन के फिनोमिना से? कि जो इवेपोरेशन है उसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, जबकि जो कंडेंसेशन होती है उसमें गैस कन्वर्ट हो रही होती है लिक्विड में। इवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, सच एज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म। इस तरह से कि जब 1 मोल ऑफ वाटर जो है हम उसको लिक्विड स्टेट से उसकी गैसियस स्टेट में यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 40.7 किलो जाउल ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये देखें, ये वाटर है लिक्विड स्टेट में, ये इधर वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है और ये इवेपोरेशन हो रही है। और ये डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन की क्या है, ये है 40.7 किलो जाउल पर मोल। यहाँ पे प्लस साइन है, मींस जो एनर्जी है वो ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इन दी लिक्विड स्टेट। यहाँ पे अब हमने डेफिनेशन के बारे में प्रॉपर देख लिया है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चल रहे हैं। इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन ए कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। लिक्विड स्टेट में भी थोड़ी बहुत स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती है लेकिन सबके पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। कुछ के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और कुछ के पास कम काइनेटिक एनर्जी है। Majority of the molecules have average kinetic energy and a few have more than average kinetic energy। जो ज़्यादातर molecules होते हैं liquids के उनके पास average kinetic energy होती है, और जो बहुत कम होते हैं जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपको बात ये समझ आ गई कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और अब आप खुद सोचें कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवेपोरेशन शो करेंगे, वो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले हैं या जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ये आगे इसी बात का जवाब दे रहे हैं। The molecules having more than average kinetic energy overcome the attractive forces among the molecules and escape from the surface. It is called as evaporation. अब वो molecules जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, वो ओवरकम कर लेते हैं, वो गालिब आ जाते हैं उस एट्रैक्टिव फोर्सेस पे जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, और इस तरह से वो इस्केप कर दे जाते हैं उस सरफेस ऑफ लिक्विड से। वो उस सरफेस ऑफ लिक्विड से निकल जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, और ये होता है इवेपोरेशन का फिनोमिना।
अब हम आगे बात करते हैं इवेपोरेशन की रिलेशनशिप के बारे में कि इवेपोरेशन का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ क्या है। इवेपोरेशन इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आता रहता है कि इवेपोरेशन किस टेम्परेचर पे होते हैं। तो ये आपने आंसर यही होगा कि इवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर्स पे होती है। इवेपोरेशन इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो कि होता है ऑल टेम्परेचर्स पे। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन ये बात है कि जो रेट होता है ना इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन तो सारे टेम्परेचर पे होती है, लेकिन जो रेट होता है इवेपोरेशन का कि कितनी ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से इंक्रीज़ होने की वजह से इवेपोरेशन का फेनोमेना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को ओवरकम कर सकें। ये होता है रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन इवेपोरेशन। अब हमने स्टडी कर लिया रिलेशनशिप बिटवीन इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर। अब हम स्टडी करेंगे इवेपोरेशन इज़ ए कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस क्यों है? व्हेन दी हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपराइज, जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में, वो तो ओवरकम कर लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस से, और वही मॉलिक्यूल्स जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स का वो गिर जाता है। और इस तरह से जो बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर गिर जाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए वो अपने टेम्परेचर को उसी नॉर्मल टेम्परेचर तक लाने के लिए और डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी को कम करने के लिए, वो जो मॉलिक्यूल जो बच जाते हैं लिक्विड में आफ्टर द वेपराइजेशन ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स विच हैड हाई काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। होप सो कि आपको ये बात क्लेरिफाई हो गई होगी कि जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसने तो छोड़ दिया लिक्विड को, तो जो बाकी बचा हुआ लिक्विड है उसका क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो वो अपनी एनर्जी की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए वो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के बचे हुए हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी अपने सराउंडिंग से। और इसके रिज़ल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग्स का वो डिक्रीज़ कर जाता है, कम हो जाता है, और हम कूलिंग महसूस करते हैं। और इसकी एग्जांपल में वो बता रहे हैं कि अगर एक ड्रॉप डाल दें अल्कोहल का पाम पे, यानी कि अगर आप हाथ की हथेली पे अल्कोहल का एक ड्रॉप डाल देते हैं तो जो अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, तो हम फील करते हैं कूलिंग इफ़ेक्ट। हम क्यों फील करते हैं? क्योंकि जो अल्कोहल के हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे, जब वो इवेपोरेट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो जो बाकी बचे हुए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं अल्कोहल के, वो अपने सराउंडिंग के जो पाम का एरिया होता है वहाँ से एनर्जी लेते हैं, जिसकी वजह से जो हाथ का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और हम कूलिंग इफेक्ट महसूस करते हैं। अब ये हो गया इवेपोरेशन इज़ ए कूलिंग प्रोसेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग इवेपोरेशन फिनोमिना। इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है? सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे। सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड कर रही है? इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमिना, क्रिएटर इज सरफेस एरिया, ग्रेटर इज इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। वो यहाँ पे बात करें कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और अगर सरफेस एरिया किसी चीज़ का कम होगा तो उसकी इवेपोरेशन कम होगी, क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस पे होने वाला फिनोमिना है, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स नहीं, बल्कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे पहले लीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स अ सॉसर इज़ यूज्ड इफ़ टी इज़ टू बी कोल्ड क्विकली। अगर हमने चाय को ठंडा करना है और चाय गर्म है, तो हम अगर कप में थोड़ी सरफेस एरिया वाले कप में अगर चाय होती है, तो हम इसे बड़े बर्तन में किसी एक सॉसर का जो वर्ड यूज़ करें वो एक बड़ा बर्तन है जिसमें हम ले लेते हैं, ताकि जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाए। दिस इज़ बिकॉज इवेपोरेशन फ्रॉम द लार्जर surface एरिया ऑफ saucer इज़ मोर देन दैट फ्रॉम द स्मॉलर surface एरिया ऑफ टी।
और इसके रीज़न यही है कि जो इवेपोरेशन होती है वो लार्ज सरफेस एरिया ऑफ सॉसर में ज़्यादा होती है बनिस्बत वो जो कम सरफेस एरिया वाला कप होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है। अब हम इसके दूसरे फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं जो कि है टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज सो हाई दैट दे ओवरकम द इंटरमोलेकुलर फोर्सेज एंड इवेपोरेट रैपिडली। यहाँ पे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी को कि जो रिलेशनशिप है टेम्परेचर का वो इवेपोरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ कर जाती है, और वो इस हद तक इंक्रीज़ कर जाती है कि वो ओवरकम कर देते हैं वो जो उसकी अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कम हो जाती हैं। वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनसे अलहदा होने के लिए उनकी एनर्जी आ जाती है और वो इवेपोरेट हो जाते हैं तेज़ी से। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक कंटेनर में हॉट वाटर ले लें और हम दूसरे कंटेनर में कोल्ड वाटर ले लें, तो हम जब उनकी लेवल की तरफ देखेंगे तो जो हॉट वाटर वाला लेवल है कंटेनर में वो जल्दी डिक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उस कंटेनर के जिसके अंदर कोल्ड वाटर होता है। और ये क्यों होता है? इसकी रीज़न ये है कि जो हॉट वाटर होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, क्योंकि जो हॉट वाटर के अंदर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर के मॉलिक्यूल से, और इसलिए वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टेम्परेचर रिलेशनशिप विद इवेपोरेशन के अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ जाता है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ये एक थर्ड फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन के प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। इफ़ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर स्ट्रोंगर, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रोंगर होंगी तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं इवेपोरेशन में। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो वो कहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, और तो एक जब जाने लगता है तो दूसरा उसको पीछे से रोक लेता है, इसलिए उसके लिए इवेपोरेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन अगर उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होती हैं तो दूसरा उसको नहीं पकड़ता, वो आराम से चला जाता है और इसीलिए इंटरमोलेकुलर फोर्सेस अगर कम होंगी तो जो इवेपोरेशन है वो इजीली हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि जो वाटर है, वाटर के अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, इसीलिए जो अल्कोहल है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है जबकि वाटर है वो देर से इवेपोरेट होता है, क्योंकि जो वाटर है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं जबकि अल्कोहल के अंदर वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल आराम से जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और वाटर देर से इवेपोरेट होता है। दैट वाज ऑल अबाउट इवेपोरेशन, जिसमें हमने स्टडी किया इवेपोरेशन की डेफिनेशन देखी हमने फिर उसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में देखा और हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में देखा, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी तो वो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे सरफेस ऑफ लिक्विड से। देन हमने पढ़ा इवेपोरेशन का रिलेशनशिप विद वाटर। देन हमने इवेपोरेशन को एज कूलिंग प्रोसेस देखा कि कैसे हमने पाम के ऊपर जब अल्कोहल का एक ड्रॉप डाला था तो जब वो इवेपोरेट होता है अल्कोहल की कुछ अमाउंट तो हम अपने पाम पे कूलिंग इफ़ेक्ट महसूस करते हैं, हमने इस बारे में पढ़ा। देन हमने फैक्टर्स पढ़े जो कि इवेपोरेशन को जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है, जिनमें फर्स्टली हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा कि सरफेस एरिया बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, इसी तरह से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो टेम्परेचर का तो जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, आपको पता है जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो चीज़ें बहुत क्लोजली बाइंड हुई होती हैं ऐसे मुट्ठी की तरह, और इस तरह से उनको छुड़वाना मुश्किल हो जाता है और इसीलिए इवेपोरेशन का फेनोमेना हमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के केस में कम देखने को मिलता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ेंगी तो इवेपोरेशन कम होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, देन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।